नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली शर्मा। न्यूज रूम लाइव में शुरुआत करेंगे खबरों की, लेकिन उससे पहले ही एक नजर इस वक्त बड़ी खबरों पर। तो अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत के दौरे पर हैं। इनका 4 दिवसीय दौरा रहेगा। भारत में कई नेताओं के साथ मुलाकात होगी। पहले दिल्ली और उसके बाद जयपुर भी पहुंचेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे राहुल गांधी को लेकर, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिका का दौरा और उस वक्त विवादित बयान जो है उनकी तरफ से दे दिया है, जिसके बाद ये बयान फिर से सुर्खियां बटोरता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बयान के हवाले से भी जानकारी आपको देंगे। और माओवादियों को जो ऑपरेशन है वो लगातार जारी है, उनको कैसे खत्म करना है, उसमें 8 माओवादियों को आज फिर से ढेर कर दिया है। ये बड़ी सफलता सुरक्षा बलों के लिए। इसके बाद बात करेंगे झारखंड की बात हुई, अब बात होगी यूपी की, जहां पर आपको बता दें सड़क हादसे में 6 लोगों की मौत हो चुकी है और ये भीषण सड़क हादसा जो है पेश आया है। इस बीच इस हवाले से भी जानकारी साझा करेंगे। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस 57 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और लोगों को समझाएगी कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी मुख्य आरोपी नहीं है। इसको लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग अलग शहरों में रहेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ, जहां पर आपको बता दें कि भारत में दिल्ली जो है वो अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है वो पहुंच चुके हैं और इस बीच 4 दिन की भारत यात्रा पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति रहने वाले हैं, जहां पर आज वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। बिल्कुल, देखिए बहुत महत्वपूर्ण कुछ आधिकारिक, कुछ ऑफिस कार्यक्रम भी हैं और कुछ शादी समारोह। ये 4 दिन का दौरा रहेगा। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें डिनर के लिए भी इनवाइट किया है, यानी उनके साथ डिनर भी होगा और साथ साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ भी उनकी मुलाकात होगी और साथ साथ विदेश सचिव के साथ भी मुलाकात होगी। जाहिर सी बात है, उपराष्ट्रपति भारत आएंगे, अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत आएंगे तो बहुत सारे वार्ता होंगे, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वो दिन प्रतिदिन गहराते हुए नजर आ रहे हैं। जाहिर हालांकि थोड़ा सा दोनों देशों के बीच कुछ चीजें देखने को रिश्तों को और तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है वो अक्षरधाम भी पहुंचे हैं और आज शाम पीएम मोदी के साथ डिनर होस्ट जो है वो किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनके लिए एक डिनर जो है उसका तैयारी की गई है। और आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है अपने बच्चों के साथ और अपनी पत्नी के साथ 4 दिन के इंडिया के टूर पर आए हैं। इस बीच फिलहाल अपनी पत्नी उषा, बच्चों का नाम इवान और विवेक है और मीराबेल है, इन सभी के साथ ये यहाँ पर आए हैं और बेहद खास मोमेंट्स जो है वो शेयर करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ पर अभी दिल्ली पहुंचने पर ही उनका काफी जोरदार भव्य स्वागत किया गया। शाम को डिनर जो है उनका पीएम मोदी के साथ है। इस बीच हमारे बता दें कि आपको यहाँ पर एस जयशंकर से उनकी मुलाकात होगी, जो कि विदेश मंत्री है। तो ओवरऑल ये 4 दिन बेहद खास रहने वाले हैं अमेरिकी उपराष्ट्रपति के लिए। फिलहाल आपको बता दें ये पहला आधिकारिक तौर पर उनका भारत दौरा है, यानी कि वो ऑफिशियली फर्स्ट टाइम जो है इंडिया आ रहे हैं और ये 4 दिन भारत में रहेंगे। इस बीच आपको बता दें कि पालम एयरपोर्ट पर उनका जो एयरप्लेन है वो उतरा, उसके बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनको रिसीव किया। एयरपोर्ट पर ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया और आपको बता दें वेंस, उनकी पत्नी और बच्चों के सामने कलाकारों ने पारंपरिक नृत्य यानी कल्चरल डांस हेरिटेज जो है अपनी प्रेजेंट की और तस्वीरें आपके सामने थी, जहां पर सुंदर सुंदर वेशभूषा पहने हुए भारतीय संस्कृति का नृत्य करते हुए लोग नजर आ रहे थे और ये उनका स्वागत करने का एक तरीका था भारत का। अब ये देखिए वो तस्वीर है और इस बीच फिलहाल आपको बता दें कि बेहद खास, जहां पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी पहुंचते ही दे दिया गया। बिल्कुल, इसी को लेकर हमारे साथ करोड़ी सिंह जी विदेश मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। जरा उन्हीं से बात करते हैं और ये दोनों देशों के बीच की जब मुलाकात होगी और 2 बड़े नेता आपस में बैठेंगे तो क्या बातचीत होगी, इसकी क्या संभावनाएं जताई जा सकती हैं। करोड़ी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया आपने समय दिया। इस दौरे को सर आप कैसे देख रहे हैं? अमेरिका के उपराष्ट्रपति भारत पहुंचे और 4 दिवसीय ये दौरा रहने वाला है सर।
शीतल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि टैरिफ संकट की स्थिति में भारत अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकता में क्यों आ गया, ओके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि दूसरे देश इतनी प्राथमिकता में नहीं है, जबकि अमेरिका में प्रेसिडेंट ट्रंप हैं, वो स्टेट डिपार्टमेंट को, अपने विदेश मंत्रालय को भी रीऑर्गेनाइज कर रहे हैं और उस रीऑर्गेनाइजेशन में इंडो पैसिफिक रीजन और विशेष रूप से भारत प्राथमिकता में आया है। क्योंकि भारत के साथ भी ट्रेड डेफिसिट है अमेरिका का, और भारत ने शुरू से तो टैरिफ है अमेरिकन आयात पे, उसको कम कर रहा है, तो उसके कुछ सकारात्मक परिणाम निकले। लेकिन अब अमेरिका का दबाव, प्रधानमंत्री मोदी गए तब भी था और अब भी है कि ट्रेड डेफिसिट है। भारत अमेरिका को बेचता ज्यादा है, लेता कम है। तो और भारत की कुछ सुरक्षा संबंधी और एनर्जी संबंधी रिक्वायरमेंट्स हैं। तो निकट भविष्य में कोई डिफेंस एग्रीमेंट होने वाला है, डिफेंस प्रोक्यूरमेंट अमेरिका से, और उसमें भारत अमेरिका से अपनी सुरक्षा संबंधी बहुत सा सामान खरीदेगा। एक तो ये बात है। दूसरा यह है कि जो अब ग्लोबल सिचुएशन जिस तरह की डेवलप हो रही है, अमेरिका के लिए ब्रिक्स सबसे बड़ी चुनौती उभर कर सामने आ रहा है। और ब्रिक्स के जो 5 फाउंडर मेंबर्स हैं, उनमें रशिया, चाइना, ब्राजील और साउथ अफ्रीका, वो अमेरिका के साथ उतने सहानुभूति पूर्वक नहीं देख रहे हैं। वो ये चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन इमीडिएटली होना चाहिए, डॉलर का डोमिनेशन खत्म होना चाहिए। तो अमेरिका को ये लग रहा है कि भारत अगर हमारे साथ आ जाता है तो जो ब्रिक्स से चुनौती मिल रही है वो कुछ सीमा तक कम हो जाएंगी। क्योंकि ब्रिक्स की तरफ ग्लोबल साउथ के देशों का जिस तरह का अट्रैक्शन है, 44 देश उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं जो मेंबर बनना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका ये चाहता है कि इंडो पैसिफिक रीजन में भारत की नेतृत्व को हम प्रमोट करें, भारत के साथ व्यापार संतुलन बनाए, जिसके लिए भारत की सकारात्मक प्रक्रिया है। और उसी के तहत तुलसी गैबार्ड आई थी, जिसका इंडियन ओरिजिन का बैकग्राउंड है। अभी वेंस आए हैं, उनकी पत्नी का इंडियन ओरिजिन का बैकग्राउंड है। और इसके तत्काल बाद अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और वहां के जो डिफेंस सेक्रेटरी हैं, जिसको अपने यहाँ मिनिस्टर कहते हैं, वो भी आने वाले हैं। तो और हो सकता है उसके बाद ट्रंप भी भारत यात्रा की प्लान करें। तो अमेरिका की जो वैश्विक रणनीतिक प्राथमिकता है उसमें भारत टॉप पे है। और इसीलिए वेंस ने 1 दिन में 4 दिन की भारत की यात्रा की है। उसमें हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से भी मिल रहे हैं, विदेश मंत्री से भी मिल रहे हैं और प्रधानमंत्री से भी मिल रहे हैं। और अपना थोड़ा वो टूरिज्म का पर्पज भी जयपुर और आगरा भी विजिट कर रहे हैं। जयपुर रुकेंगे, फिर 1 दिन के लिए ताजमहल में आगरा भी जाएंगे। तो इस तरीके की जो प्राथमिकता है, उससे लगता है कि भारत के लिए एक चुनौती भी है और एक अवसर भी है। चुनौती तो यह है कि भारत किस तरह से अमेरिका से नेगोशिएट करे, और नेगोशिएट करने के साथ साथ अगर अमेरिका ये दबाव बनाए कि ग्लोबल साउथ में आप ब्रिक्स में अपना रोल कम कीजिए, या अमेरिका के साथ थोड़ा सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए जब डॉलर डोमिनेशन की या डी डॉलराइजेशन की बात आती है, तो या ब्रिक्स करेंसी की बात आती है, तो यह बहुत बड़ी चुनौती है भारत के लिए। लेकिन अवसर ये है मेरी। तो यहाँ पर 4 दिन जो रहने वाले हैं वो घूमने के लिए भी है, लेकिन जयपुर की अगर बात की जाए तो मेन बिजनेस समिट भी वहां पर है। अगर यहाँ पर ये बिजनेस समिट को लेकर बात की जाए, क्या लगता है जो भारत को लेकर अमेरिका के साथ संबंध ऑलरेडी है, और इस बीच ये बिजनेस समिट एक बीच में जयपुर में आ रहा है, क्योंकि 2 दिन जयपुर के हैं, 1 दिन आगरा का है, 1 दिन दिल्ली का है। देखिए रूपाली, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये केवल टूरिज्म का पर्पज नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल टूरिज्म पर्पज से आते हैं। कोई भी बड़ा लीडर आता है तो उसका बिजनेस उद्देश्य होता है, और उसी के तहत अमेरिका और भारत के बीच में इन्वेस्टमेंट को किस तरह से बढ़ाया जाए,
और अमेरिकन और इंडियन बिजनेसमैन किस तरह से जॉइंट वेंचर के फील्ड में बढ़े, भारत के इन्वेस्टर्स हैं वो अमेरिका में इन्वेस्ट करें, अमेरिकन भारत में करें, और जॉइंट वेंचर किस तरह से हो सकता है। क्योंकि भारत की नीति है कि मेक इन इंडिया की नीति है, आत्मनिर्भर भारत है। भारत ये चाहेगा कि अमेरिकन बिजनेसमैन है वो यहाँ आए और जॉइंट वेंचर लगाएं, उससे भारत के मेक इन इंडिया मिशन है वो प्रमोट होगा और आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़ेगा। एक छोटा सा जवाब चाहूंगा आपसे, उसके बाद फिर अगली खबर पर भी बात करेंगे। करोड़ी जी, आपसे एक छोटा जवाब चाहूंगा। आपने कहा कि ब्रिक्स एक चुनौती अमेरिका के लिए बनता जा रहा है और अब प्राथमिकता भारत की तरफ है, झुकाव भारत की तरफ है। क्या भारत उस स्थिति में है कि अमेरिका भारत को प्रायोरिटी दे रहा है और आने वाले समय में संयुक्त रूप से दोनों देश साथ में चलेंगे और एक पावर, एक शक्ति की तरफ पूरे दुनिया के बीच उभर के आएंगे? क्या भारत की वो स्थिति है अभी? देखिए, भारत की स्थिति है या नहीं, लेकिन अमेरिका के सामने ये कंपल्सन है, मजबूरी है। और उस स्थिति में अमेरिका भारत के नजदीक आ रहा है। हाँ, जो आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है, क्या लंबे समय तक भारत और अमेरिका एक साथ चल सकते हैं, एक स्ट्रेटेजिक अलायंस हो सकता है? क्योंकि भारत की नीति यह है कि किसी भी भारत सैन्य गठबंधन में सम्मिलित नहीं होगा। ये भारत की आज की नीति नहीं है, प्रारंभ की नीति है। भारत अपनी सामरिक स्वायत्तता बनाए रखना चाहता है। तो अमेरिका अगर ज्यादा दबाव बनाएगा कि आप सैन्य गठबंधन तक जाइए, तो उस सीमा तक भारत नहीं जाएगा। दूसरा यह है कि भारत ग्लोबल साउथ का देश है और अगर ज्यादा अमेरिका से गठबंधन करता है तो ग्लोबल साउथ में भारत की जो प्रतिष्ठा है वो कम होगी और ग्लोबल साउथ के देश है वो संदेह की नजर से देखेंगे। तो ऐसे स्थिति में भारत को एक संतुलन बनाना है और इसीलिए मैंने कहा है कि ये चुनौती भी है, अवसर भी है। अवसर तो यह है कि भारत अपने विकास को गति दे, अमेरिका से समझौते बहुत से करके अपनी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। लेकिन चुनौती यह है कि ये संतुलन बनाना इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि ग्लोबल साउथ से निकल के वेस्टर्न कैंप में जाना या अमेरिका के साथ जाना भारत के लिए कोई अच्छी स्थिति नहीं होगी और भारत उस दिशा में भी नहीं जाएगा। जी शीतल जी, भारत को बहुत सोच समझकर कदम उठाने पड़ेंगे कूटनीतिक रूप से, और जियोपॉलिटिकल भी एक बहुत बड़ा इश्यू होता है। आपके साथ फिर से वापस लौटेंगे करोड़ी जी, लेकिन पहले एक बड़ी खबर। अमेरिका के दौरे पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। चुनाव आयोग के खिलाफ फिर विवादित टिप्पणी की है और ये उन्होंने भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में पहुंचकर की है। भारत को लेकर यह स्पष्ट है कि सिस्टम में कुछ गड़बड़ है। राहुल गांधी ने यह बयान दिया है जिसके बाद एक बार फिर से भारत के अंदर विवाद छिड़ गया। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि राहुल गांधी अमेरिका के बॉस्टन पहुंचे हैं और यहाँ पर उन्होंने ब्राउन यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के साथ उनका एक सेशन जो है वो ऑर्गेनाइज किया गया था और इस सेशन के बीच ये बयान जो है उनकी तरफ से दिया गया, जहां पर महाराष्ट्र चुनाव का मुद्दा उठाया गया। कहा कि देश में चुनावी प्रणाली जो है उसमें गंभीर समस्या है। देखिए आप यहाँ पर किस तरीके से ना ही सिर्फ भारत में बात करना बल्कि आप बाहर जब जा रहे हैं, ग्लोबली आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उस बीच ये बयान देना बहुत ज्यादा विवाद जो है खड़ा कर चुका है। और ये बयान देना कि हमारी यानी कि चुनावी जो प्रणाली है उसमें कहीं ना कहीं बड़ी गंभीर समस्या है, ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पर बवाल भी खड़ा होना जायज है, क्योंकि ये बयान भारत में नहीं है जहां पर राजनीतिक या राजनीतिकरण के चलते ये बयान दिया हो। अमेरिका में ये बड़ा बयान, और तब जब एक सेशन स्टूडेंट्स के बीच ऑर्गेनाइज किया गया। बिल्कुल, देखिए बहुत ये बड़ी बात है और विडंबना है भारत के लिए कि आखिर ऐसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स, ऐसे नेता जो भारत में नहीं बल्कि भारत के बाहर जाकर भारत की आलोचना करते हैं, भारत के संवैधानिक तंत्र, संवैधानिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ करोड़ी जी जुड़े हुए हैं, करोड़ी जी के पास चलते हैं, लेकिन उससे पहले आपको सुनाएंगे भारतीय जनता पार्टी की इस बयान को लेकर क्या प्रतिक्रिया आई है। आइए आपको सुनाते हैं। करेंगे संविधान पर विदेश जाकर करेंगे संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, यही राहुल गांधी की बन चुकी है पहचान। विदेशी धरती पर जाकर कभी बोलना कि भारत में लोकतंत्र समाप्त हो गया। भारत के लोकतंत्र में समाप्ति के बाद यूएस और यूके को इंटरवीन करना चाहिए, हस्तक्षेप करना चाहिए। जुडिशरी बिकी हुई है, जुडिशरी ठीक से काम नहीं कर रही है। ईसीआई पर सवाल खड़े करना, भारत की हर संस्था पर जाकर विदेशी धरती पर सवाल खड़े करना, सेना से प्रूफ मांगना विदेशी धरती से,
ये दिखाता है कि कुछ लोग मोदी विरोध करते करते अब भारत के विरोध में उतर आए हैं और वो भी विदेशी धरती पर इस प्रकार की जुबान बोलते हैं। पूरी दुनिया भारत की इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन प्रोसेस की आप सुन रहे थे शहजाद पूनावाला, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी पर सवाल खड़े किए। करोड़ी जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। करोड़ी जी, जब राहुल गांधी कहीं भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो एक गाना याद आता है, हम तो चले परदेश कि हम परदेसी हो गए, लेकिन जब लौटे स्वदेश तो देसी हो गए। सर, ये राहुल गांधी की क्या परिभाषा है सर? जब वो अपने भारत से बाहर जाएंगे तो भारत को लेकर आलोचना करेंगे और उस बात को लेकर आलोचना करेंगे जो सबसे बड़ा लोकतंत्र, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र का हिस्सा है चुनाव आयोग, और उसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं, वो भी अमेरिका में जाकर। हम तो खुद ये अपनी कमजोरी जो है वो अमेरिका के सामने रख रहे हैं सर। देखिए शीतल जी, हमारे जितने राजनीतिक दल हैं उनके ओवरसीज ब्रांच पहले से रहे हैं। कोई पहली बार कांग्रेस का ओवरसीज ब्रांच या बीजेपी का ओवरसीज ब्रांच या दूसरी जो पार्टियां हैं उनके ओवरसीज ब्रांच बने हों, ऐसा नहीं है। और जब कोई भी पार्टी का नेता विदेश जाता है तो निश्चित रूप से अपने वहां के जो मेंबर्स हैं ओवरसीज ब्रांच के, उनको एड्रेस करता है, और राहुल गांधी ने भी वही किया। लेकिन शहजाद पूनावाला के स्टेटमेंट को अभी आपने सुना है, तो वो कह रहे हैं कि उनसे अमेरिका से हस्तक्षेप की डिमांड कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता राहुल गांधी के स्टेटमेंट में कहीं हस्तक्षेप की डिमांड हो। जहां तक व्यवस्था की आलोचना का सवाल है, देखिए किसी भी प्रजातांत्रिक देश में हम व्यवस्था का आलोचना करते हैं, उसको देशद्रोह की कैटेगरी में नहीं रख सकते, क्योंकि हर व्यवस्था में कमी होती है, हर संस्था में कुछ न कुछ लूप होल होते हैं और उनमें सुधार की गुंजाइश होती है हर संस्था में, किसी भी देश की संस्था हो। ये अमेरिका में भी सुधार की गुंजाइश है और ट्रंप वही कर रहे हैं कि मैं पूरे सिस्टम को रीऑर्गेनाइज कर रहा हूं, सुधार कर रहे हैं। इवन वहां के इंटेलिजेंस एजेंसीज को भी सुधार कर रहे हैं। तो देखिए, इस तरह का हमें ये कहना कि देशद्रोह की कैटेगरी में है, ऐसा नहीं है। लेकिन राजनीतिक दल हैं, वो अपने तरीके से हर पार्टी को कॉर्नर करने के लिए पावर में बने रहना होता है। लेकिन जो पार्टी के सदस्य नहीं है, सामान्य नागरिक है, उनको ये समझना चाहिए कि भाई कोई व्यवस्था परफेक्ट नहीं है। परफेक्शन में पहुंचने के लिए रिफॉर्म की जरूरत है, और अगर कोई बेसलेस आरोप है तो उसका एक्सप्लेनेशन मांगा जा सकता है कि आपने ये तथ्यविहीन आरोप लगाया है। अगर तथ्यविहीन आरोप है तो निश्चित रूप से एक्सप्लेनेशन होगा। ठीक है, देशद्रोह की कैटेगरी में हम नहीं कर सकते। ये राजनीतिक दलों में कंपटीशन की बात है, और यही भारत के प्रजातंत्र की खूबसूरती भी है शीतल जी। ठीक है, प्रजातंत्र की खूबसूरती है। बहुत बहुत शुक्रिया करोड़ी जी। लेकिन बड़ी बात यह है कि भारत में न्यायपालिका पर सवाल खड़े होते हैं तो तब कहा जाता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसी लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग का काम है, जो संवैधानिक संस्था है, उसके खिलाफ विदेश में आप बखान करते हैं, आप इसको प्रेजेंट करते हैं, तो ये अपने आप में देश में दुर्भाग्य की बात है। अब आपको सीधे लिए चलते हैं इस वक्त राजधानी दिल्ली, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जब यूएस के उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। राहुल जी अमेरिका में जाके इलेक्शन कमीशन को कॉम्प्रोमाइज्ड बताते हैं। वो कहते हैं कि महाराष्ट्र के चुनाव में जिस प्रकार का मतदान हुआ वो एक तरह से फर्जीवाड़ा था। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को और उनके अलाइज को जीतना नहीं था, और कहीं ना कहीं इलेक्शन कमीशन ने हमारे साथ समझौता किया। मैं राहुल जी से पूछना चाहता हूं, राहुल जी, झारखंड भी तो उसी समय चुनाव हुआ था, क्या आपने इलेक्शन कमीशन के साथ झारखंड में समझौता किया था? आप एक बार सोरेन जी से पूछिए, क्या उन्होंने समझौता किया था इलेक्शन कमीशन से? प्रियंका वाड्रा उसी चुनाव में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उसी समय उसी कालखंड में जो बाई इलेक्शन हुए थे, उस बाई इलेक्शन में वो जीत के सदन में आई पैलेस्टाइन का बैग टांग करके। आप बताइए, क्या प्रियंका वाड्रा ने रॉबर्ट वाड्रा की मध्यस्थता से इलेक्शन कमीशन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया तभी उसकी जीत हुई, या वो अपने मेहनत पर जीत कर आई? आप ये बताइए
कि 240 सीट जब भारतीय जनता पार्टी को विगत लोकसभा 2024 के लोकसभा में जब हमें 240 सीट और आपको 99 सीट मिली, तो आपने पूरे देश में और सदन में भी ढिंढोरा पीटा कि ये भारतीय जनता पार्टी की हार है और ये कांग्रेस पार्टी की जीत है। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन? आपने ये जो जश्न मनाया था, क्या हम कॉम्प्रोमाइज थे? और ठीक उसी प्रकार महाराष्ट्र में लोकसभा में हमें 9 सीटें मिली और आपके गठबंधन को हमसे अधिक मिली थी। तो वॉज द इलेक्शन कमीशन कॉम्प्रोमाइज देन बाय यू? केवल इतना ही नहीं, आपने सामने बैठा करके सदन में अयोध्या सीट हम हार गए, इस प्रकार से आपने पूरा सेलिब्रेशन किया। क्या इसके पीछे आपका किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज था इलेक्शन कमीशन के साथ? किस प्रकार से यह संभव हुआ? क्योंकि भारत में आज फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है, भारत में आज सजीव लोकतंत्र है, इसी कारण यह संभव हुआ। विदेश की भूमि में जाकर भारत पर इस प्रकार हमले करने वाला राहुल गांधी याद रखे कि वो 50,000 की बेल पर बाहर है, वो गुनहगार है, वो भ्रष्ट है, उसने चोरी की है, डकैती की है। नेशनल हेराल्ड का केस चोरी का केस नहीं है, डकैती का केस है। 5,000 करोड़ की प्रॉपर्टी का मात्र 50 लाख रुपए देकर और 440 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स गबन करके उसे चोरी और भ्रष्टाचारी नहीं कहते हैं, वो डकैती होती है। मां बेटे ने डकैती की है और डकैती करने के बाद इनकी इतनी हिम्मत है कि विदेश की भूमि में जाकर आप हिंदुस्तान के लोकतंत्र के ऊपर उंगली उठाते हैं। राहुल गांधी, आपसे नहीं हो पाएगा हिंदुस्तान में राजनीति, तो जाकर के किसी और देश से चुनाव लड़िए, मगर जिस थाली में खाते हैं अगर उस थाली में आप छेद करेंगे तो आप देशद्रोही कहलाएंगे। यू आर अ ट्रेटर। राहुल गांधी ट्रेटर हैं, केवल इसलिए नहीं क्योंकि विदेश की भूमि में जाकर देश की संस्थाओं का अपमान करते हैं और देश के लोकतंत्र को हीन बताते हैं, वो इसलिए भी ट्रेटर हैं क्योंकि देश की संपत्ति का करोड़ों करोड़ रुपए नेशनल हेराल्ड के माध्यम से उन्होंने गबन किया है और केवल अपने सहूलियत के लिए, अपने आराम के लिए गबन किया है। और याद रखिए राहुल गांधी, आप और आपकी माताश्री बचने वाली नहीं है। ईडी के गुस्से को ईसी पर निकाल रहे हो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के गुस्से को आप इलेक्शन कमीशन पर निकाल रहे हो। इससे कुछ नहीं होगा। 2 दिन आप पन्नों पे छपोगे, अखबारों में आओगे, मगर ईडी आपको छोड़ेगी नहीं, क्योंकि तथ्य के आधार पर एजेंसीज काम करते हैं और तथ्य ओपन एंड शट केस का है। यह जो नेशनल हेराल्ड का केस है, ये ओपन एंड शट केस है जिसमें मां बेटे ने लूट मचाई है और आपको इसमें छोड़ा नहीं जाएगा। प्रोसीड्स ऑफ क्राइम के साथ आप पकड़े जाएंगे और आप जेल के पीछे जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न हो तो अवश्य पूछे। दिल्ली में ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की जा रही थी, जहां पर संबित पात्रा जो है वो कहते हुए नजर आ रहे थे कि नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस जो है वो बख्शी नहीं जाएगी। फिलहाल यहां पर नेशनल हेराल्ड के मामले को लेकर अगर बात की जाए, काफी तूल पकड़ चुका है और ऑलरेडी इस पे भारतीय जनता पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आड़े हाथों जो है वो कांग्रेस को लिया है। आगे जहां बात होगी झारखंड के हवाले से, बिल्कुल आपको बता दें, यहाँ पर झारखंड में सुरक्षा बलों का बड़ा ऑपरेशन जो है वो देखने को मिला है और बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर बोकारो में नक्सलियों और माओवादियों से मुठभेड़ हुई है और काफी नक्सली जो है वो मारे जा चुके हैं। बिल्कुल देखिए, बहुत बड़ी खबर है क्योंकि 8 नक्सलियों के शव वहां पर बरामद किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी विवेक भी ढेर कर दिया है। आप खुद अंदाजा लगाइए, 1 करोड़ जिस पर इनाम होगा तो वो कितना खतरनाक होगा, वो कितना खतरा होगा उस पूरे इलाके के लिए, उस पूरे राज्य के लिए। ऐसे में फिलहाल उसको ढेर कर दिया है। ये एक बहुत बड़ी सफलता है। आज सुबह 5 बजे के आसपास से मुठभेड़ शुरू हुई थी। सुरक्षा बलों ने हथियार भी बरामद किए हैं भारी मात्रा में और ये पूरा मामला झारखंड बोकारो का है, जहां पर मुठभेड़ में 1 करोड़ रुपए का इनामी माओवादी विवेक भी मारा गया है। अब तक कुल 8 नक्सलियों के शव बरामद किए हैं, जिसकी जानकारी खुद डीजीपी झारखंड ने साझा की है।
बिल्कुल, यहाँ पर झारखंड में आप देखिए कि किस तरीके से लगातार माओवादियों को मारा जा रहा है। मनीष शाह हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़े हुए। मनीष, बताइएगा, आज फिर 8 शव जो है वो बरामद किए गए हैं। नक्सलवाद की बात की जा रही है, नक्सलवाद 2026 में खत्म किया जाएगा, इसकी बात की जा रही है, क्या कुछ जानकारी है? मनीष, आप सुन पा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मनीष, यहाँ पर नक्सलवाद को लेकर नक्सलवादियों का सरेंडर करना, नक्सलवादियों के शव बरामद होना, आज की क्या कुछ जानकारी है उस हवाले से? रूपाली, लगातार जैसा कि दर्शकों को हम लोग बताते रहे हैं कि प्रारंभिक दौर से ही झारखंड में जिस समय रघुवर दास यहाँ मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि झारखंड को हमें माओवाद से मुक्त कराना है और लगातार इस और कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन मिलकर काम कर रही है और अब तो सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि अमित शाह का स्टेटमेंट आया है कि 2027 तक हम माओवादी से मुक्त करवा लेंगे पूरे देश को, तो इसको लेकर संयुक्त रूप से जो अभियान चल रहा है रूपाली, इसका परिणाम देखने को मिला है कि बोकारो में भी सुबह 5 बजे से ही लगातार संयुक्त रूप से छापेमारी वहाँ जारी है, जिसमें 8 माओवादी, जिसमें जो 1 करोड़ के इनामी है वो भी मार कर गिराए गए हैं। और थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा क्योंकि भी रुक रुक कर गोलीबारी वहाँ जारी है। कुछ समय के बाद स्पष्ट हो पाएगा और कितने सब जो है सुरक्षा कर्मी वहाँ से बरामद किए हैं, तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा। जी रूपाली, बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मनीष, 1 करोड़ का जो बदमाश था या जो माओवादी था उसे भी ढेर कर दिया है, ये कितनी बड़ी उपलब्धि है? क्योंकि 1 करोड़ का इनाम उस पर लगा हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो बहुत खतरनाक भी होगा पूरे इलाके के लिए। बहुत बड़ी उपलब्धि इसे मानी जा रही है शीतल, क्योंकि जो समर्पण का मौका दिया था पुलिस ने, उसमें भी जो 50 लाख के इनामी थे उन्होंने आके आत्मसमर्पण किया था, परंतु इन्होंने तो आत्मसमर्पण नहीं किया था और लगातार इनकी जो है कुंडली अभी निकाली जा रही है कि कहाँ कहाँ ये सभी लोग संलिप्त थे, क्योंकि बताया जा रहा है कि जो भी घटनाएं हुई थी पूर्व में, उसमें अनेक पुलिसकर्मी भी मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड यही था। तो थोड़ा सा हमें इंतजार करना होगा, जब गोलीबारी रुकेगी इसके बाद स्पष्ट पता चल पाएगा और कितने माओवादी हैं जिसे मार गिराया गया है। अच्छी बात यह है शीतल कि यहाँ पुलिस को कुछ भी हानि नहीं हुई है और ऐसा मौका बहुत कम होता है जिस समय किसी क्षति के बिना जो पुलिस ने है इतनी बड़ी जो है ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका मनीष, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी बताई है और लगातार ऑपरेशन ऑल आउट चल रहा है और जल्द से जल्द इन माओवादियों को, खास तौर पर माओवादी झारखंड के इलाके में और नक्सलवादी जो छत्तीसगढ़ के इलाके में, उनको जल्द से जल्द खत्म किया जाए। अब जरा बात कुशीनगर की करेंगे, जहां पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये कुशीनगर से इस वक्त बड़ी खबर है, सड़क हादसे में 6 की मौत हुई है, 2 लोग घायल हुए हैं। ये अनियंत्रित होकर पेड़ से कार टकराई है। कार टकराने का मामला सामने आया है। गैस कटर से कार को काटा गया और फिर उसके बाद शव को बाहर निकाले गए, क्योंकि टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो सीधे पेड़ के साथ टकरा गई। टकराने के बाद वो कार जो है वो पूरी तरीके से वहां पर फंस गई। उसके बाद गैस कटर वहां पर मंगवाने पड़े, गैस कटर के जरिए इस कार को काटना पड़ा। बाद में ही इन शवों को वहां से बाहर निकाला गया है। तो बिल्कुल ये बड़ा सड़क हादसा जो है वो पेश आया है कुशीनगर में। फिलहाल आपको बता दें, यहाँ पर 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 2 अभी इंजर्ड बताए जा रहे हैं और पडरौना पनिया हवा मार्ग पर ये तेज रफ्तार कार जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर पेड़ से टकरा गई, एकदम चिपक गई, जिसके बाद 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और दर्दनाक मौत हुई है। आप खुद ही अंदाजा लगाइए कि कार में से लोगों को गैस कटर यूज करके गाड़ी को पहले काटना पड़ा, उसके बाद लोगों को अंदर से निकाला गया, तो कार की हालत क्या कुछ होगी और उसके अंदर फंसे लोगों की हालत क्या कुछ होगी, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन इसमें 2 लोग अभी घायल हैं, 6 लोगों की जान जा चुकी है और कुल 8 लोग ही सवार थे। फिलहाल जब ये एक्सीडेंट पेश आया तो वहां पर जो स्पॉट था वहां पर अफरा तफरी मच गई। यहाँ पर शवों को और जो घायल लोग हैं उन सभी को बाहर निकाला गया और हॉस्पिटल पहुंचाया गया। और आपको बता दें, ये गाड़ी इतनी बुरी तरीके से पेड़ में चिपक गई थी, जाके पूरा जो गाड़ी का परखच्चा है वो उड़ गया था और 2 घंटे लगे पूरी डेड बॉडीज को और इंजर्ड लोगों को बाहर निकालने में। सुनील यादव हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। सुनील, किस तरह से ये हादसा हुआ? बहुत खतरनाक भयानक हादसा था ये, क्योंकि कटर को काटने के बाद उसके बाद वहां से शव निकालने पड़े। जी देखिए,
देखिए, निपुण नवैया थाना क्षेत्र के भुजौली गांव के समीप बीती रात की घटना बताई जा रही है, जहां रामपुरा थाना क्षेत्र के चरंगा गांव से एक बारात गई थी और उसी दौरान जो है रात ही को कार सवार लौटे थे। भुजौली गांव के समीप जो पेड़ पे टकरा गई, कार में बैठे 8 लोग उसमें काफी गंभीर रूप से घायल हो गए, जहां 6 की तत्काल मौत हो गई, जबकि 2 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। हालांकि सूचना के बाद गांव के आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और सभी घायलों को बाहर निकाले। इसके बाद जो कुशीनगर पुलिस अधीक्षक है संतोष मिश्रा जी, वो भी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। जी सुनील, एक्सीडेंट हुआ कैसे? आखिरकार गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हुई, क्या रीजन था? आगे गाड़ी के कुछ आया? और जो भी घायल है उनकी सिचुएशन क्या कुछ है, ये भी बताना। जी देखिए, ये बताया जा रहा है कि कार जो है काफी तेज रफ्तार से था और अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई। टकराने के बाद काफी उसमें जो लोग बैठे थे वो काफी गंभीर रूप से घायल हुए, जिसके बाद वहां स्थानीय लोगों ने मौके पर पहुंचकर जो भी उसमें 2 घायल बचे थे उनको नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य पहुंचाया, जहां पे हालत वो अभी भी दोनों की बनी हुई है। और वहां पे जो है जो आला अधिकारी थे जिले के, वो भी मौके पर पहुंच के सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेते हुए जो घायल है उनको स्वास्थ्य में कहीं से कुछ कमी ना हो, इसके लिए जो वहाँ के मौजूद डॉक्टर उनको भी निर्देश दिया गया ताकि स्वास्थ्य में उनको अच्छे से सुविधा मिल सकती। लेकिन सुनील, जिस प्रकार से इस पेड़ के साथ ये कार टकराई है और उसके बाद क्षतिग्रस्त हुई है, ऐसा माना जा सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा रफ्तार होगी और रफ्तार के चलते ही ये अनियंत्रित हुई है। क्या ये जानकारी मिल पाई है? जी, वहां के आसपास के लोगों ने बताया कि जो गाड़ी थी वो काफी तेज रफ्तार थी। तेज रफ्तार होने की वजह से अनियंत्रित हुई और जो पेड़ से जाके टकरा चुकी, इसी की वजह से बड़ी हादसा हुई है। जी, तो अभी जो डेड बॉडीज है, क्या उन्हें परिवार वालों को सौंप दिया गया है? क्या कुछ सिचुएशन है जो डेड बॉडीज है? और जो 2 लोग घायल हैं वो कौन है, ये भी बताइएगा। जी देखिए, जो बॉडी है वो पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेज दी गई है और जो 2 घायल हैं वो चरन्हा गांव के ही निवासी बताए जा रहे हैं, जो अलग अलग गांव के हैं। बाकी जो अन्य 6 लोग हैं वो भी चरघा के सटे गांव के बताए जा रहे हैं। ठीक है सुनील, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए इस हादसे के हवाले से। तो फिलहाल यहाँ पर ये भीषण सड़क हादसा पेश आया है, 6 लोगों की मौत और 2 घायल, परिवारजनों में कोहराम। आगे बढ़ेंगे जहां पर जम्मू कश्मीर के हवाले से बात करेंगे और आज कश्मीर घाटी में सभी स्कूल बंद है। बिल्कुल, यहाँ पर ये अभी की बड़ी खबर है, जहाँ पर आपको बता दें कि अभी मौसम के चलते जो है मंत्री सकीना इट्टू ने एक्स पर जो है वो पोस्ट किया था कि मौसम के मद्देनजर ये फैसला स्कूल के बच्चों के लिए लिया गया है, स्कूल बंद रहेंगे क्योंकि कल रामबन में बादल फटने से बहुत ज्यादा भारी तबाही हुई थी, जिसका मंजर हमने आपको दिखाया था। देखिए, कल जो सूरत बनी हुई थी, सूरत हाल रामबन में बने हुए थे। रामबन ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे जिले हैं जहां पर बाढ़ जैसी स्थिति बनी, बादल फटे, कहीं पर बिजली गिरी, ये तमाम चीजें देखने को मिली, जिसको लेकर आज फिलहाल सरकार ने कदम उठाते हुए स्कूल बंद करने का ऐलान किया है। सभी स्कूल आज बंद रहेंगे, खासतौर पर कश्मीर घाटी और जम्मू के कुछ रीजन हैं जहां पर यह फैसला लिया गया है। लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटना ना हो, या अगर नेचुरल डिजास्टर के तहत ऐसा होता भी है तो लोग इसकी जद में ना आए, लोग इसकी चपेट में ना आए, या छोटे बच्चे, छोटे विद्यार्थी जो स्कूलों की तरफ जाते हैं उन्हें कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया, जिसको लेकर खुद मंत्री जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं सकीना इट्टू हैं, उन्होंने जानकारी साझा की, अपने के जरिए पोस्ट किया और बताया कि आज जो हालात हैं वो फिलहाल स्कूल जाने के लायक नहीं है, आज बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जाना चाहिए, आज उन्हें छुट्टी पर ही रखा जाना चाहिए। तो फिलहाल साथ साथ में जो सेना है वो भी लगातार कल जो बाढ़ ग्रसित लोग हैं उनके लिए भी लगातार वहां पर व्यवस्था है। साथ साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी रामबन पहुंचेंगे, वहां पर उन सभी लोगों से मिलेंगे। तो बिल्कुल यहाँ पर आपको बता दें कि अभी करीबन 1 बजे के बाद सीएम उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के वजीर आला है वो वहाँ पर पहुंचेंगे और इस बीच वो वहाँ पर जितने भी क्लाउड बर्स्ट के कारण, बादल फटने के कारण नुकसान हुआ है
उन सभी परिवारों से मिलेंगे। 1:30 बजे के करीब यानी कि 1 बजे के बाद जो है उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचेंगे। रामबन और चंद्रकोट ये एरिया है जहां पर अभी वो तमाम सिचुएशन का जायजा लेने पहुंचेंगे। जो नुकसान वहां के लोगों को हुआ है उनसे मुलाकात सीएम उमर अब्दुल्ला करेंगे। तो 1:30 बजे का समय जो है वो रखा गया है। कल भी हमने देखा कि सुबह सवेरे तक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी व्यक्ति वहां नहीं था, लेकिन उसके बाद वहां पर जो डीसी रामबन है वो पहुंचे, उसके बाद डिप्यूटी सीएम सुरेंद्र चौधरी पहुंचे और आज उमर अब्दुल्ला जो कि जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री है वो भी वहां पर पहुंचने जा रहे हैं, जहां पर सभी वहां के हालात जानेंगे और क्या हालात है, परिवारों की क्या सिचुएशंस है, क्या क्या नुकसान हुआ है, सभी की जानकारी उनके द्वारा ली जाएगी। बिल्कुल, जैसे बहुत बड़ी घटना कल हुई थी, बहुत बड़ा हादसा हुआ था, उसके बाद डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी वहां पर पहुंचे हुए थे और साथ साथ वहां पर प्रशासनिक अमला पहुंचा हुआ था। लेकिन उसके बाद देखिए सेना ने तत्परता दिखाते हुए वहां पर आज खान पान की व्यवस्था की है, भोजन की व्यवस्था की है उन लोगों के लिए जो बाढ़ में पीड़ित हुए हैं, जिन लोगों ने घर छोड़ा है, जिन लोगों के घर बर्बाद हुए हैं, जिन लोगों का नुकसान हुआ है, उनके लिए बड़ा कदम। साथ साथ मेडिकल कैंप भी वहां पर लगाया जा रहा है और बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री जो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला हैं वो भी वहां पर पहुंचेंगे। वहां के डिस्ट्रिक्ट के जो मालिक हैं, डीसी जो हैं, उनसे भी जानकारी प्राप्त करेंगे कि आखिर कैसे हादसा हुआ, आकलन करेंगे नुकसान का, कितना नुकसान हुआ है, प्रॉपर्टीज का कितना नुकसान हुआ है, गाड़ियों का कितना नुकसान हुआ है और जो बेघर हुए लोग हैं उनका कितना नुकसान हुआ है। हालांकि जो हमारे सहयोगी हैं वो जानकारी दे रहे थे कि प्रतिवर्ष हर वर्ष इस इलाके में ऐसे हालात बनते हैं, हर साल ऐसे हालात वहां पर बनने की उम्मीदें रहती हैं, लेकिन कोई भी परमानेंट सॉल्यूशन जो है वो इसको लेकर नहीं निकाला गया है। चलिए, हमारे साथ नदीम इकबाल फिर से हमारे संवाददाता जुड़े हुए। नदीम, बताइएगा इस वक्त क्या सिचुएशन है वहां की, क्योंकि लाइट तो पूरे तरीके से ठप है, रास्ते खराब है, इस बीच वजीर आला आएंगे, उमर अब्दुल्ला वहां पहुंचेंगे, क्या कुछ रहने वाला है आज? देखिए, ये तमाम लोगों का यहाँ आना जाने का सिलसिला जो है वो तो कल से ही शुरू हो गया है, क्योंकि कल हमने देखा था कि डिप्टी सीएम भी यहाँ पे पहुंचे थे, आज सीएम ने आना है, लीडर ऑफ अपोजिशन ने भी आना है। लेकिन यहाँ आने के बाद लोगों को फायदा कितना हो रहा है, ये सब चीजें कि आकर और यहाँ पर ये चीज कह देना, ऐलान कर देना कि हम तमाम चीजों को एसेस करके जो है आपको कंपनसेट करेंगे। लेकिन इस वक्त लोगों का जो नुकसान हुआ है, चाहे आप एक तरफ देखें हाईवे पर ट्रैफिक को बहाल करना भी एक चैलेंज है, लेकिन दूसरी तरफ उन लोगों का जिनका नुकसान हुआ है, चाहे वो क्लाउड बस्ट हो या फिर जो पानी नदी नालों में उफान पर था उस वजह से हुआ है, लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ है, लोगों के बिजनेस यूनिट्स तबाह बर्बाद हुए हैं। और इस वक्त लोग तो मुंतजिर जरूर हैं कि जो हमारे सरकार के लोग हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और वो हमें कुछ राहत देंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि सरकार यहाँ पर जब इन लोगों को कंपनसेट करेगी तो वो किस लेवल का होगा। हालांकि रामबन के अंदर ये कोई नई बात तो है नहीं, आज से पहले भी कई बार इस तरह की वारदातें देखने को मिली है, चाहे वो ढलवास हो, चाहे वो दाड़म हो, चाहे वो डुक्सर संगलतान हो, चाहे वो परनौत हो या फिर हालवगन शेरबीबी या फिर थनाड़ी आशड़ी का इलाका हो। लेकिन आज की डेट में भी हम देख रहे हैं कि वो लोग अभी भी तरस रहे हैं। और अब दूसरी तरफ अगर हम देखें श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर, श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे पर भी आप देखें कितनी गाड़ियां जो है इस वक्त मलबे तले धंसी हुई हैं, फंसी हुई हैं, लगभग सैकड़ों की तादाद में आप कह सकते हैं। लेकिन अब ये तमाम चीजें, रोड को रेस्टोर करना भी चैलेंजिंग है, लेकिन रोड को भी रेस्टोर करना है। और कई जगह ऐसी जहां रोड जो है वॉश आउट हो गई है, जहां सड़क बिल्कुल ढह गई है, आपको एक भी ट्यूब नजर नहीं आएगी, वो सड़क जो है एक नदी नाले की शक्ल इख्तियार कर गई है। तो ये काफी चैलेंजिंग है और यहाँ पर कोशिश तो सभी करेंगे कि हम रोड को रेस्टोर करें, हम लोगों को कंपनसेट करें, लेकिन अब वो किस लेवल का रेस्टोरेशन होगा। हालांकि अभी पीडी एनएचए से हम बात कर रहे थे, उनका कहना है कि हफ्ते का टाइम लग सकता है। आज मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे तो क्या लोगों से मुलाकात होगी, क्या सिर्फ पल्ला झाड़ते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हमेशा सरकार ने कहा है कि हमारे हाथ में अभी कुछ है नहीं, केंद्र सरकार से हमारा जो भी फंड आएगा उसी से हम कुछ कर सकते हैं। क्या लोगों को उम्मीदें हैं कि सरकार कुछ करेगी इस मामले को लेकर, कुछ बड़े ऐलान मुख्यमंत्री की तरफ से हो सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ वहां पर भरोसा ही दिया जाएगा लोगों को? बिल्कुल, देखिए शीतल, मैं कल ही देख रहा था कि यहाँ पर जो है पॉलिटिक्स इन तमाम चीजों में जो है जब लोग परेशानी में आते हैं
तो कुछ लोग यहाँ पे पॉलिटिक्स करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि उमर सरकार का तो ये कहना है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकार है, उनका कहना है कि हमारे पास कुछ है नहीं, हम कुछ दे नहीं सकते। और वहीं भाजपा की बात करें तो भाजपा का कहना है कि नहीं, अब स्टेट जो कुछ करना है स्टेट ने करना है। तो अगर ऐसे में यही चीजें चलती रही, सियासत चलती रही, तो जाहिर सी बात है कि लोगों का यहाँ सिर्फ आना जाना रह जाएगा, क्योंकि आज की डेट में दो लोग यहाँ पर आ रहे हैं, एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन। ठीक है, ओके नदीम, बहुत बहुत शुक्रिया ये जानकारी के लिए। आज मुख्यमंत्री भी वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन फिलहाल आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त लोक सेवकों को संबोधित कर रहे हैं। सुनिए। जो राष्ट्र की सेवा को अपना सर्वोत्तम कर्तव्य माने, जो लोकतांत्रिक तरीके से प्रशासन चलाएं, जो ईमानदारी से, अनुशासन से, समर्पण से भरा हुआ हो, जो देश के लक्ष्यों के लिए दिन रात काम करे। आज जब हम विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये बातें और ज्यादा प्रासंगिक हो जाती हैं। मैं आज सरदार साहब के विजन को नमन करता हूं और उनको भावभीनी श्रद्धांजलि भी देता हूं। साथियों, कुछ समय पहले मैंने लाल किले से कहा था कि आज के भारत को आने वाले 1000 साल की नींव को मजबूत करना है। एक हिसाब से देखें तो 1000 साल की सहस्त्राब्दी में पहले 25 साल बीत गए हैं। ये नई शताब्दी का 25वां साल है और नए मिलेनियम यानी नई सहस्त्राब्दी का भी 25वां साल है। हम आज जिन नीतियों पर काम कर रहे हैं, जो निर्णय ले रहे हैं, वो 1000 साल का भविष्य तय करने वाले हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा ही एकेन चक्रेण नरथस्य गति ही भवेत्, एवं पुरुष कौर्ण बिना दैवम न सिद्ध्यति। यानी जैसे एक चक्र से रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार बिना मेहनत के सिर्फ भाग्य के भरोसे सफलता नहीं मिलती। विकसित भारत के हमारे लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भी विकास रथ के हर चक्र को मिलकर चलना है। दृढ़ प्रतिज्ञ होकर हर दिन, हर क्षण इस लक्ष्य के लिए काम करना है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीना है, जिंदगी खपानी है। साथियों, आज हम पूरी दुनिया को तेज गति से अपने परिवार में भी आप देखते होंगे कि परिवार में अगर 10-15 साल का बच्चा है और जब उससे बात करते हैं तो आप फील करते हैं आप आउटडेटेड हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि समय से बदल रहा है।
हर 2-3 साल में गैजेट्स कैसे बदल रहे हैं, कुछ समझे सीखे उसके पहले नया आ जाता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे इन तेज बदलावों के साथ बड़े हो रहे हैं। हमारी ब्यूरोक्रेसी, हमारा कामकाज, हमारी पॉलिसी मेकिंग भी पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। इसलिए 2014 के बाद से देश में व्यवस्था परिवर्तन का एक बहुत बड़ा महायज्ञ शुरू हुआ है। हम इस तेज स्पीड के साथ खुद को तेजी से ढाल रहे हैं। आज भारत की एस्पिरेशनल सोसाइटी, भारत के युवा, भारत के किसान, की महिलाएं उनके सपनों की उड़ान आज जिस ऊंचाई पर है वो वाकई अभूतपूर्व है। इन अभूतपूर्व आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अभूतपूर्व गति भी आवश्यक है। आने वाले वर्षों में भारत कितने ही बड़े बड़े पड़ावों से गुजरेगा। एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े लक्ष्य, क्लीन एनर्जी से जुड़े लक्ष्य, स्पोर्ट्स से लेकर के स्पेस को लेकर, यानी ऐसे अनेक नए लक्ष्य हर सेक्टर में देश का परचम और नई ऊंचाइयों पर लहराना है। और ये जब मैं बात करता हूं तब, और देश जब सोचता है तब, हर किसी की नजर आप पर है, भरोसा आप पर है, बहुत बड़ा दायित्व आप सब मेरे साथियों पर है। आपको जल्द से जल्द भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी भी बनाना है। इस काम में विलंब न हो, ये हम सभी को सुनिश्चित करना है। साथियों, मुझे खुशी है कि इस बार सिविल सर्विसेज डे के थीम होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया रखी गई है। ये सिर्फ एक थीम नहीं है, ये हमारा कमिटमेंट है। देश की जनता से हमारा वादा है। होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया यानी नो विलेज लेफ्ट बिहाइंड, नो फैमिली लेफ्ट बिहाइंड, नो सिटीजन लेफ्ट बिहाइंड। असल प्रगति का मतलब छोटे बदलाव नहीं, बल्कि फुल स्केल इंपैक्ट होता है। हर घर में क्लीन वाटर, हर बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन, हर एंटरप्रेन्योर को फाइनेंशियल एक्सेस और हर गांव को डिजिटल इकोनॉमी का लाभ। ऐसी ही बातें हैं जो होलिस्टिक डेवलपमेंट, मैं मानता हूं, क्वालिटी इन गवर्नेंस सिर्फ स्कीम्स लॉन्च करने से नहीं आती,
बल्कि क्वालिटी इन गवर्नेंस इससे तय होती है कि वो स्कीम कितनी गहराई तक जनता के बीच पहुंची और उसका कितना रियल इंपैक्ट हुआ। आज राजकोट हो, गोमती हो, तिनसुकिया हो, कोरापुट हो, ऐसे कितने ही जिलों में हम यही इंपैक्ट देख रहे हैं। स्कूल में अटेंडेंस बढ़ाने से लेकर सोलर पावर तक अनेक जिलों ने बहुत अच्छा काम किया और जो तय किया वो पूरा करके दिखाया और उसमें से कई जिलों को आज पुरस्कार दिया गया है। मैं इन सभी जिलों और योजनाओं से जुड़े साथियों को भी आज विशेष बधाई देता हूं। साथियों, बीते 10 सालों में भारत ने इंक्रीमेंटल चेंज से आगे बढ़कर इंपैक्टफुल ट्रांसफॉर्मेशन तक का सफर देखा है। आज भारत का गवर्नेंस मॉडल नेक्स्ट जनरेशन रिफॉर्म पर फोकस कर रहा है। हम टेक्नोलॉजी और इनोवेशन और इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के जरिए सरकार और नागरिकों के बीच की दूरी समाप्त कर रहे हैं। इसका इंपैक्ट ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के साथ साथ लोक सेवकों को उत्कृष्टता के लिए उन्हें पुरस्कार दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री मोदी वहां पर मौजूद रहे और साथ ही साथ उन्हें संबोधन कर उनकी हौसला अफजाई भी की है, कैसे अपने जिलों को आगे बढ़ाना है, विकसित करना है। फिलहाल न्यूज रूम लाइव में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।